जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 नवंबर को मतदान होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। चुनाव आयोग ने इन तारीखों की जानकारी दे दी और इन तारीखों की घोषणा के साथ ही महाराष्ट्र में चुनावी हलचल और तेज हो गई है। सभी पार्टियां गठबंधनों में बैठकों का दौर चल पड़ा है और जो जो कमियां रह गई हैं अब उसे पूरी करने की कोशिश है। अब पार्टियों में खलबली मच गई है और सबसे ज्यादा जो खलबली है, बेचैनी है, वो है अघाड़ी में और अघाड़ी के अंदर कांग्रेस में। हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसके बाद से अघाड़ी के पूरे हालात बदल गए हैं और कांग्रेस तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। हाल में जो मीटिंग हुई है, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा होने वाली थी, उससे पहले जो जरूरी मीटिंग की गई, उस मीटिंग में सबसे ज्यादा चर्चा हरियाणा चुनाव और उसके असर को लेकर हुई। कांग्रेस की 14 अक्टूबर को एक मीटिंग हुई जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे गए, प्रदेश अध्यक्ष महाराष्ट्र के नाना पटोले गए, पूर्व मुख्यमंत्री पुराने प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वीराज चौहान थे, विजय वडेट्टीवार थे जो कि वहां पे विपक्ष के नेता हैं कांग्रेस के। इसके अलावा वहां पर रमेश चेन्नीथला गए थे जो कि चुनाव प्रभारी है महाराष्ट्र में। तो यहाँ तक कि देख लीजिए कि सब बड़े लोग केंद्र से लेकर राज्य तक के बैठक में मौजूद थे। और बैठक में चर्चा क्या हुई, ये जो चर्चा हुई उससे पूरी तरह से लगता है कि कांग्रेस अब बैकफुट पर है। कांग्रेस अब अपने जो तेवर है थोड़े कम करना चाहती है, क्योंकि उस बैठक में ये आया कि हरियाणा चुनाव के बाद से जो अघाड़ी के दूसरे दल हैं वो कांग्रेस पर हावी हैं। राज्य इकाई ने ये जानकारी दी कि अब उद्धव ठाकरे भी आंख दिखा रहे हैं और शरद पवार भी शांत नहीं है, और जो छोटी पार्टियां हैं इनके अलावा जिनके साथ कुछ सीट शेयरिंग होती है वो भी अब बढ़ चढ़कर मांग करने लगी है। तो महाराष्ट्र को लेकर इनकी बैठक हुई, उसमें चर्चा हरियाणा की ज्यादा हुई कि हरियाणा के चुनाव से कैसे झटका लगा है, कैसे वहां अति आत्मविश्वास था, कैसे वहां पर जो जातियों का समीकरण था उसमें कांग्रेस फेल हो गई और अब ये महाराष्ट्र में नहीं करना है। राहुल गांधी ने ये कहा कि आत्मविश्वास तो रखना है लेकिन अति आत्मविश्वास नहीं रखना। जो राहुल गांधी ईवीएम को दोष ठहरा रहे थे, यहाँ बार बार जयराम रमेश, पवन खेड़ा आके कह रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हमारी तरफ से तो कोई गड़बड़ी नहीं है, नतीजे तो कुछ और होने चाहिए थे, हम नतीजों को स्वीकार नहीं करते। वो राहुल गांधी मीटिंग के अंदर कहते हैं कि अति आत्मविश्वास नहीं होना चाहिए। जो मीटिंग की बातें सूत्रों के जरिए, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आई हैं, उसमें राहुल गांधी ने ये बातें बोली हैं और ये भी बोला है कि सीएम फेस पर अब कांग्रेस का कोई नेता फालतू के बयान नहीं देगा। ये बात साफ साफ बोली गई है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे लगातार सीएम की मांग कर रहे थे, सीएम उम्मीदवार बनाने की, लेकिन कांग्रेस से कभी नाना पटोले आ जाते थे, वो कहते थे कांग्रेस का उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का सीएम बनेगा, उनके समर्थक कहते थे। बाला साहेब थोराट ने कहा था, पृथ्वीराज चौहान ने कहा था। तो ऐसे टसल बना हुआ था अघाड़ी में और तब कांग्रेस को जो है वो तो हवाई घोड़े पर सवार थी, जीत के घोड़े पर, क्योंकि लोकसभा में अच्छे नतीजे मिले थे और लगा था कि अब तो हरियाणा से भाजपा का सुपड़ा साफ होगा, सरकार बनेगी तो महाराष्ट्र में भी एक अलग ही कद होगा। लेकिन स्थितियां पूरी तरह पलट गई और कांग्रेस हरियाणा से साफ हो गई और जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक सीट जम्मू में लेकर रह गई, जम्मू से भी साफ हो गई। तो कांग्रेस के लिए विकट स्थितियां आ गई, इसलिए कांग्रेस जो है अभी थोड़ा बैकफुट पर है। राहुल गांधी अपने नेताओं को थोड़ा संभल कर बयानबाजी करने को बोल रहे हैं, क्योंकि अघाड़ी में अब कांग्रेस के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं और सीएम को लेकर अब बातचीत तो हो ही रही है, क्योंकि जो अघाड़ी की बैठक हुई उसमें भी ये चर्चा हुई। अघाड़ी के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, सीट शेयरिंग को लेकर तो बातचीत चल ही रही है, जिसमें मामला कई स्तर पर फंसा हुआ है। कुछ इलाकों की सीटें फाइनल है, कुछ पर अभी भी बात अड़ी हुई है और उद्धव ठाकरे भी अड़े हैं। उद्धव ठाकरे जो सीएम फेस की बात कर रहे थे, अब उन्होंने कुछ नया कहना शुरू कर दिया, क्योंकि कांग्रेस ने भी थोड़े तेवर ढीले किए। तो उद्धव ठाकरे से पूछा गया कि सीएम का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने बोला कि जब महायुति घोषणा करेगा सीएम चेहरे की तब हम करेंगे। यानी कि उद्धव भी थोड़े से बैकफुट पर तो है ही, अब वो ये नहीं कह रहे हैं कि मुझे सीएम चेहरा बनाओ। यानी कि हालत अब देखिए अघाड़ी की कि सब के सब हरियाणा चुनाव के बाद जो है थोड़े संभल गए हैं, थोड़े डर गए हैं और इसीलिए तेवर दिखाने से बच रहे हैं, क्योंकि अगर अभी आपस में लड़ते रहे तो फिर आप हरियाणा हो जाओगे, हरियाणा की कांग्रेस बन जाओगे। इसीलिए उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला। उद्धव ठाकरे ने भी सोचा, ये बैठक में इन सभी ने सोचा कि महायुति पर डाल देते हैं।
जबकि महायुति का तो सीएम उम्मीदवार तय है, एकनाथ शिंदे। जो फडणवीस भी बोल चुके हैं कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में ही हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो ऐसे में जब सीएम ही एकनाथ शिंदे है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात भी हो ही चुकी है, तो महायुति की तरफ से तो ये घोषणा है ही, लेकिन ये तो बताएं कि ये किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। अघाड़ी, कम से कम आप सीएम चेहरा नहीं बताएं तो यही बता दें कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे के पास उसका जवाब नहीं है। अब शरद पवार ने उन्हें सपोर्ट किया कि जो उद्धव कह रहे हैं वही है, महायुति के बाद घोषणा करेंगे। लेकिन अभी भी नाना पटोले ने वहां पर ज्यादा कुछ नहीं बोला। राहुल गांधी ने भी बोलने से मना किया था और वहां ज्यादा कुछ नहीं बोले। लेकिन रमेश चेन्नीथल्ला, जो कि चुनाव प्रभारी है महाराष्ट्र के, वो कांग्रेस की मीटिंग के बाद उन्होंने बयान दिया था कि सीएम फेस जो है वो चुनाव से पहले घोषित नहीं होगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि महायुति करेगी तब हम करेंगे। वो एक अलग पॉलिटिक्स चल रही है, जो अघाड़ी के अंदर एक दूसरे को शांत करने की जो कोशिश चल रही है कि अभी किसी तरह नाक बचा ले और हरियाणा वाले हालात ना बने, तो इसके लिए ये लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं। हालांकि स्थितियां वही है कि कोई एक दूसरे को सीएम नहीं देखना चाहता। और देखिए, अघाड़ी के आपस में तो जो इनका चल रहा है, इसके अलावा कुछ और छोटे दल हैं जिन्होंने भी इनकी नाक में दम कर दिया है। अब पहले तो उद्धव ठाकरे ही बोल रहे थे कि सम्मानजनक सीटें होनी चाहिए, ताकि मुंबई में जो उनसे सीटों पर बात हो रही थी कि 18 सीटें तो कांग्रेस ही मांग रही थी, उद्धव 21 सीटें मांग रहे हैं, कुल मिला के 36 सीटें हैं। विदर्भ की सीटों पर भी झगड़ा था, मराठवाड़ा की सीटों पर भी झगड़ा था। और अब ये झगड़ा जो है छोटी पार्टियों ने भी कहना शुरू कर दिया है, जैसे कि पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, जो शरद पवार एनसीपी से जुड़ी रहती है। इसके अलावा है सत्यशोधक कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआईएम और समाजवादी पार्टी। इसके अलावा और भी कुछ गठबंधन दल हैं। इन दलों ने अब एक बैठक की है। इन दलों की अलग से एक बैठक हुई है 13 अक्टूबर को, जिसके बाद इन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि अघाड़ी को सीट शेयरिंग के मामले में और ज्यादा समावेशी होना चाहिए। आपको लोकहित वाली पॉलिसीज और लानी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। चलिए, पॉलिसीज तो एक अलग बात है, लेकिन जो सीट शेयरिंग की बात की है कि सीट शेयरिंग में और ज्यादा समावेशी होना चाहिए, यानी कि दूसरे दलों को उसमें और ज्यादा जगह देनी चाहिए, यानी हमें ज्यादा सीटें दो। जो सामान्य भाषा में आपको बताएं, उन्होंने कहा कि हमें ये जो 288 सीटें हैं, इसमें हमें ज्यादा सीटें चाहिए। और साथ में उन्होंने इसका कारण भी बता दिया और अघाड़ी को, खास करके कांग्रेस को, आईना भी दिखा दिया। उन्होंने कहा इस बैठक के बाद कि अघाड़ी ये ना भूले कि भले ही उसकी बीजेपी से जीत हुई थी, एंटी बीजेपी वोट सारा उसको पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों के वोट परसेंटेज में अंतर नहीं था। भले ही अघाड़ी को 48 में से 31 सीटें मिली, लेकिन जो वोट का अंतर था महाविकास अघाड़ी और एनडीए के बीच में, वो अंतर 0.4% का था। बहुत ही छोटा अंतर था और वो अंतर कभी भी पाटा जा सकता है। थोड़ी बहुत कमियां अगर हैं, लोगों की जो शिकायतें हैं उनको दूर करके बीजेपी उस अंतर को अगर पाट लेती है, तो जरूरी नहीं कि लोकसभा की जो सफलता आपको मिली है वो सफलता आपको विधानसभा में भी मिल जाए। इसलिए छोटे दलों को नजरअंदाज ना करें। अब ये छोटे छोटे दल भी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, जहां पहले ही कांग्रेस 150 सीटों पर लड़ना चाहती है, बीजेपी के बराबर सीटें। अब उद्धव ठाकरे भी 100 से ज्यादा सीटें चाहते हैं, कहते हैं सीएम चेहरा नहीं बना रहे हो तो सीटें ही ज्यादा दे दो। शरद पवार क्यों पीछे हटे, वो भी ज्यादा सीटें चाहते हैं, क्योंकि सीएम का फैसला तो इसी आधार पे होगा जिसकी ज्यादा सीटें होंगी। अब चुनाव जीते ना जीते, लेकिन पहले से ही अपने आप को सेफ करके चल रहे हैं कि हम ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे, तभी तो जाकर हम ज्यादा सीटें जीतेंगे और तभी हमारे विधायक ज्यादा होंगे और उस आधार पे हमारा सीएम बन सकता है। अब इतना ही कम नहीं था इन तीनों की लड़ाई कि इसमें 4-5 पार्टियां और कूद गई हैं और वो ज्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। तो अब देखिए अघाड़ी पर दबाव कितना ज्यादा है, और खास तौर से कांग्रेस पर, जो सबसे बड़ी पार्टी बनना चाहती है। कांग्रेस को हरियाणा का झटका तो लगा ही है, जहां एक लोगों के बीच भी एक हवा बनती है कि फलाना पार्टी की जो है हवा है, उसी का माहौल है। अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है तो कुछ लोग इस कारण मन भी बदलते हैं, माहौल भी बनता है, कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ता है। लेकिन अब तो आप चारों तरफ से धराशायी हो। लोकसभा चुनाव में भी आपको 99 सीटें आई थी, हरियाणा में आप गायब हो गए, जम्मू कश्मीर में आप गायब हो गए। तो अब लोगों को के मन में भी छवि खराब होती है और आपके कार्यकर्ताओं समर्थकों का मनोबल भी गिरता है। तो कांग्रेस अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ ही रही है और साथ में जो साथी गठबंधन दल है उनका झगड़ा अलग है।
और अघाड़ी के पूरे गठबंधन पर इसका असर पड़ता है। अब सब अपना अपना राग अलाप रहे हैं, सबको अपनी अपनी सीटें चाहिए, छोटे दल भी सीटें मांग रहे हैं। तो देखिए, जब चुनाव की घोषणा भी हो गई, चुनाव की डेट भी आ गई, तब भी इनके बीच फैसला नहीं हो पाया है। और अभी तो समझिए, ये छोटे दलों की 16 अक्टूबर को एक और इनका सम्मेलन है नासिक में, वो राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा। सब एकजुट साथ में एक तरह से समझ लीजिए जनसभा ही करेंगे, और अघाड़ी के ही सहयोगी दल है, और उसमें अघाड़ी के कांग्रेस, शरद पवार और उद्धव नहीं होंगे, ये छोटे दल होंगे। तो यानी कि गठबंधन के अंदर एक गठबंधन बन रहा है। अब इस गठबंधन के अंदर गठबंधन, या कहे कि कई गांठें जो लगी हुई है, अब चुनाव आने तक वो गांठें कैसे खुलेंगी, और सीट शेयरिंग में ये कैसे सब एक दूसरे को संतुष्ट कर पाएंगे, किस तरह से सीटों का बंटवारा होगा, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम हो गया है अघाड़ी के लिए। और तो अभी देखिए, अभी तो सीटों की घोषणा होनी बाकी है। जब सीटें आ जाएंगी कि किसके हिस्से में कितनी गई, और जिनके नेता इंतजार कर रहे हैं कि उनको टिकट मिलेगा और पता चलेगा उनकी सीट तो किसी और के पास ही चली गई है, तब क्या हंगामा होगा। तो अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है, तारीख आई है, अभी सीट शेयरिंग होगी, उम्मीदवारों के नाम आएंगे, उसके बाद कहाँ क्या क्या होता है, कौन कहाँ जाता है, क्या बदलाव होते हैं, और गठबंधन में क्या क्या उथल पुथल होती है, ये सब देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।